जब मुल्क की आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं तो उनसे सवाल बहुत जगहों से उठते हैं। वो सवाल कभी गुजरात 2002 भी कर लेता है। जब वो मुल्क की आज़ादी या मुल्क के सारे जहां से अच्छा का नारा लगाते हैं तो नेली से भी लोग आवाज़ लगाते हैं कि हमको तो इंसाफ नहीं मिला। वो मलियाना, हाशिमपुर और मुरादाबाद से भी आवाज़ लगाते हैं। वो एहसान जाफरी के घर वाले भी आवाज़ लगाते हैं कि अपने आप को खोखले नारों में मत बहाइए। वो तमाम नफरत के सौदागर जो मेवात से लेकर कभी नूह में हमला बोलते हैं, कभी मुजफ्फरनगर में बच्चे के साथ मारपीट करते हैं, उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये मुल्क की तासीर ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान नदीम खान यहाँ पर कंधा लगाएगा तो उसके उस तरफ से पंकज पुष्कर और इस तरफ से बिंद्रा साहब कंधा लगाकर खड़े होंगे। क्या ये वही आजादी है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने जान दी? तो वो इससे इनकार करते, और वो इससे इनकार इसलिए करेंगे कि जो मुल्क इस वक्त जिस फिजा में हम जी रहे हैं, जिसका जिक्र मेरे भाई पंकज पुष्कर कर रहे थे, उसका तसव्वुर हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया कि एक बच्चा मस्जिद मगरिब की नमाज से 2014 26 मई में जिस वक्त हमारे नए वजीर आजम ने शपथ ली थी, उसके अगले दिन वो बच्चा मगरिब की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहा था और उसकी लिंचिंग कर दी गई और इस सोशल मीडिया में कहा गया कि हमने एक विकेट ले लिया है। और जब अदालत में वो लोग गए तो ये कहा हमारे जज बॉम्बे हाई कोर्ट के पुष्पा सावंत ने कि बच्चे के चेहरे में दाढ़ी थी, इसकी वजह से उसकी जान ले ली गई। तो हमको और आपको ये तज्जिया करना पड़ेगा कि वाकई इस आजादी को दोबारा से हासिल करने की जरूरत है या नहीं है। हमको सिर्फ खोखले नारे नहीं लगाने पड़ेंगे। इस मुल्क जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेज के आने से पहले पूरी दुनिया के कारोबार का 27% हिंदुस्तान के हाथ में था, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान की जो मालियत है, जो मुल्क का पैसा है, इस मुल्क का पैसा 89% पैसा सिर्फ 7% लोगों के हाथ में है। गरीब रोज गरीब हो रहा है, अमीर रोज अमीर हो रहा है, जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहते हैं, वो खाई इतनी बढ़ चुकी है। और सरकारें, जो मुल्क की सरकारें हैं, वो सरकारें अपने उद्योगपति दोस्तों की मदद के सिवा दूसरा कोई काम नहीं कर रही। लेकिन अब अगर हम बात करें तो हकीकत में जब मुल्क की आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं तो उनसे सवाल बहुत जगहों से उठते हैं। वो सवाल कभी गुजरात 2002 भी कर लेता है। जब वो मुल्क की आज़ादी या मुल्क के सारे जहां से अच्छा का नारा लगाते हैं तो नेली से भी लोग आवाज़ लगाते हैं कि हमको तो इंसाफ नहीं मिला। वो मलियाना, हाशिमपुर और मुरादाबाद से भी आवाज़ लगाते हैं। वो एहसान जाफरी के घर वाले भी आवाज़ लगाते हैं कि अपने आप को खोखले नारों में मत बहाइए, बल्कि दोबारा से जमीन पर उतरिए। और ये आप पे, आपके बुजुर्गों की तरफ से फर्ज किफाया है कि इस आज़ादी को दोबारा हासिल करिए। अगर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो उस आजादी में जो कुर्बानियां दी गई हैं उनको हम याद करने के लिए बैठे हुए हैं, याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ से क्या याद करके जाएंगे? आवाज लगाइए, क्या याद करके जाएंगे? नहीं, हम सिर्फ याद करके नहीं जाएंगे, बल्कि इस अज़्म और हौसले के साथ जाएंगे कि इस मुल्क में जब तक इंसाफ का निजाम कायम नहीं होता, जब तक हक का बोलबाला नहीं होता, हम लगातार इंसाफ की मांग को उठाते रहेंगे और अपने पूरी जद्दोजहद के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। वरना सिर्फ खोखले नारों से बात नहीं साबित होने वाली। और जहां तक मुल्क की बात है तो बिंद्रा साहब यहाँ मौजूद हैं, पुष्कर यहाँ से निकल कर गए, तो ये बात
वो तमाम नफरत के सौदागर जो मेवात से लेकर कभी नूह में हमला बोलते हैं, कभी मुजफ्फरनगर में बच्चे के साथ मारपीट करते हैं, उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये मुल्क की तासीर ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान नदीम खान यहाँ पर कंधा लगाएगा तो उसके उस तरफ से पंकज पुष्कर और इस तरफ से बिंद्रा साहब कंधा लगाकर खड़े होंगे। अहमद फराज ने एक शेर कहा था, उसे खबर नहीं तारीख क्या बताती है। रात जब किसी को कत्ल करे तो सुबह एक नया खुर्शीद तलाश लाती है। रात जब किसी सूरज को कत्ल करे तो सुबह एक नया खुर्शीद तलाश लाती है। यानी कि अगर हम ये सोचें कि कोई हमारे फला साहब चले गए, लेकिन इस मुल्क की तासीर ऐसी है कि जब तमाम तरफ से नाउमीदी खत्म हो जाती है तो उम्मीद का एक रोशन चेहरा दोबारा से खड़ा हो जाता है। तो कुल वक्त कम है, लंबी बातों की गुफ्तगू नहीं है। हमारे तमाम लोग इस बात पे मौजूद मान रहे हैं कि मुल्क इस वक्त एक भयानक रास्ते की तरफ गामजन है। और अगर हम ये बात कह रहे हैं कि हम उन लोगों की, उन फ्रीडम फाइटर्स की, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाइयों को याद करने के लिए खड़े हुए हैं, तो हमारी असल जिम्मेदारी ये है कि उस लड़ाई को हम भी मैदान में आकर लड़ें। लोहिया ने यह बात कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, बल्कि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाती। तो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जो लिखने वाले हैं वो लिखेंगे, जो पढ़ने वाले हैं जो पढ़ेंगे, जो दूसरे लोग हैं वो मजलूम के साथ खड़े होंगे। किसी भी मजलूम को अगर ये एहसास हो जाए कि इस माशरे में मैं अकेला हूं, तो वही समझ लिया जाए कि इंसाफ की मौत हो चुकी है। तो कम से कम अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो मजलूम के साथ तो खड़े हो सकते हैं। आए तो अगर हम यहां से ये तय करके जाएं कि इंसाफ की जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनको जो मदद हो सकेगी वो मदद करेंगे, और अगर हम कुछ भी नहीं कर सके तो मजलूम के साथ दुआओं में उनको याद रखेंगे। इतना तो कर सकते हैं। अगर हमने ये कर दिया तो आज के इस प्रोग्राम का हासिल हमारे साथ यही है। वरना हम ये बात याद रखें कि खुशनुमाइयों के ढोल बजाने से कोई फायदा नहीं है। जब आप खुशनुमाइयों के ढोल बजाते हैं तो दिल्ली दंगों में जो लोग अभी भी जेलों में हैं, जो मजलूम बेकसूर लोग जेलों में हैं, जिनके ऊपर 10 मुकदमे लादे गए और 9 मुकदमों में खुद अदालत ने यह बात कही कि ये मजलूम है, इनके ऊपर जबरदस्ती मुकदमे लादे गए हैं, वो आपसे इस सवाल करेंगे कि मुल्क में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आप गलत बात मत करिए। बात आप ये करिए कि मुल्क को अच्छा होना था, उसको सही रास्ते पर अब दोबारा हम वापस लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।